नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। और आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के गणित विषय के समांतर श्रेणी अध्याय, जिसे हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के नाम से भी जानते हैं, का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समांतर श्रेणी अध्याय के विषय वस्तु से परिचित होंगे, और इसके लिए हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण ले रखे हैं जो कि आप NCERT के बुक में भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग प्रथम उदाहरण पर चलते हैं, जिसमें यह दिखाया गया है कि रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया और उनका चयन हो गया। तो उनकी जो मासिक वेतन है चयन होने के पश्चात वो है 8,000 रुपये। ये है उनका मासिक वेतन, और यह भी दिया गया है कि 500 रुपये उनकी वार्षिक वृद्धि है। वार्षिक वृद्धि यानी कि प्रथम साल में जो होगा प्रत्येक महीने उनको 8,000 रुपये मिला करेंगे, लेकिन जब दूसरे साल में वो चले जाएंगे तो ये 500 रुपये उनको और एक्स्ट्रा मिलना शुरू हो जाएगा। यानी कि दूसरे वर्ष से प्रति माह उनको कितना मिल जाएगा? 8500 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग लिस्ट करते हैं कि प्रथम वर्ष उनको जो प्रति माह रुपया मिला करता था वह था 8,000 रुपये, और द्वितीय वर्ष उनको प्रति माह कितना रुपया मिला करेगा? 8500 रुपये। और तृतीय वर्ष उनको प्रति माह कितना मिला करेगा? क्योंकि 8500 रुपये में फिर से 500 रुपये ऐड होगा, यानी कि जुड़ेगा जब आप तीसरे साल में जाएंगे, तो इसलिए अब उनको मिलेगा 9,000 रुपये। तो यह देखिए, यह है प्रथम वर्ष। प्रथम वर्ष में प्रति माह मिलने वाला रुपया ये है। द्वितीय वर्ष में प्रति माह मिलने वाला रुपया यानी कि 8500 रुपये, और ये है तृतीय वर्ष में प्रति माह मिलने वाला रुपया। और इसी तरह से आप 500 रुपया बढ़ा करके ये भी बता सकते हैं कि चौथे साल, पांचवें साल, या फिर आगे और भी आप सोच सकते हैं कि इसी तरह से बढ़ने वाला जो साल होगा उसमें रीना को कुल मिलाकर के कितने रुपये प्रति माह मिलेंगे। तो आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे होंगे कि यह कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतिरूप को दिखाता है, यानी कि पैटर्न को दिखाता है कि आपको अगर एक साल से दूसरे साल पर जा रहे हैं तो कितना रुपया ऐड हो रहा है। तो ये एक तरह का पैटर्न है। उसी तरह से आप नीचे एक देख सकते हैं एग्जाम्पल में। इस एग्जाम्पल में एक सीढ़ी को दिखाया गया है, जिसमें यहाँ पर इसको सीढ़ी का डंडा, ये जो है ये सीढ़ी का डंडा है, और ये सीढ़ी के डंडे की लंबाई को सूचित करता है, ये वाला भाग पूरा। तो अगर हम लोग ये देखते हैं कि सबसे निचले वाले जो पायदान है डंडा, यानी कि उसकी जो लंबाई है वह 45 सेंटीमीटर दे रखा है, और आने वाला और इसके ऊपर जितने भी सीढ़ी हैं वह अपने से नीचे वाले से घटती चली जाती हैं। यानी कि अगर हम लोग सबसे नीचे वाले से एक ऊपर जाएं, यानी कि इस सीढ़ी पर, तो आप देखेंगे कि 45 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर ये सीढ़ी डंडे की लंबाई घट जाती है, तो ये हो जाएगी 43 सेंटीमीटर। और उसी तरह से ऊपर और भी घटती चली जाएगी, यानी कि 45, सबसे नीचे वाला 45, उसके बाद 43, उसके बाद क्या हो जाएगा 41 सेंटीमीटर, यानी ये वाला, फिर ये वाला कितना हो जाएगा 39 सेंटीमीटर, और इसी तरह से ये घटता चला जाएगा। और सबसे लास्ट वाला जो सीढ़ी के डंडे की लंबाई है वह है 31 सेंटीमीटर। तो आप क्या देखते हैं कि जब हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं तो सीढ़ी के डंडे की लंबाई घटती चली जाती है, लेकिन इसका भी एक पैटर्न है, और पैटर्न आप यहाँ पर लिस्टेड नंबर से देख सकते हैं। जब 45 से 43 पर जाते हैं तो क्या होता है कि 2 सेंटीमीटर घट जाता है। उसी तरह 43 से जब 41 पर जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर घट जाता है। ठीक है, ये दो, फिर 41 से अगर आप 39 पर जाएंगे फिर 2 सेंटीमीटर घट गया। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि जब हम लोग एक एक डंडे से दूसरे डंडे पर जाते हैं नीचे से ऊपर की ओर, तो फिर उसमें क्या देखते हैं कि वह घटता चला जाता है उसकी लंबाई, और घटने वाला जो नंबर है वह भी सीमित ही रहता है, यानी कि 2-2 सेंटीमीटर ही घट रहे हैं। चलिए हम लोग एक और उदाहरण पर विचार करते हैं, और इसमें देख सकते हैं कि एक मान लेते हैं कि एक बचत योजना है जिसमें कोई धनराशि आप जो भी लगाते हैं वह 3 वर्षों बाद 5/4 गुनी हो जाती है। यानी कि अगर आप 8,000 रुपये निवेश अभी कर रहे हैं, 8,000 रुपया अगर अभी आप निवेश करते हैं
तो वह 3 साल बाद क्या हो जाएगी, 8,000 रुपये की 5/4 भाग, यानी कि 10,000 रुपये। तो 8,000 रुपया जो है वह 10,000 रुपये में बदल जाती है कितने समय के बाद, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद ये कितने में, 10,000 रुपये में कन्वर्ट हो गई। उसी तरह से ये 3 वर्ष बाद है। उसी तरह से आप 5/4 से गुना कर सकते हैं 10,000 को, और वो नंबर आएगा 12,500 रुपया, जो कि 6 वर्ष के बाद होगी। यानी कि 9 वर्ष के बाद ये 15,625 और 12 वर्ष के बाद 19,531 रुपये और 25 पैसे हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, मैं एक सुविधा के लिए यहाँ पर 8,000 रुपये भी लिख देता हूँ। तो मान लीजिए कि आपने आज 8,000 रुपये निवेश किया बचत, किसी बचत योजना में, और उस पर ये दिया हुआ है कि 3 वर्ष के बाद वो 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 8,000 से 10,000 रुपया हो जाता है 3 वर्ष बाद। फिर अगला 3 वर्ष को अगर ऐड करें, ठीक है, तो 10,000 से 12,500 रुपये हो जाएगी। फिर अगला 3 वर्ष अगर ऐड करें तो 12,500 रुपये से 15,625 हो जाएगी। फिर अगला 3 वर्ष ऐड करें तो 19,531 रुपये और 25 पैसे हो जाएगी। और अगर हम रुपये की बात करें तो कितना गुना बढ़ रहा है, तो 8,000 से 10,000 पर आपको जाने के लिए क्या किए थे हम लोग, 5/4 से गुना किए थे। तो यानी कि 5/4 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। उसी तरह से 10,000 से 12,500 पर जाने के लिए हम लोगों ने 5/4 से गुना किया था। और सभी को इसी तरह से अपने पिछले वाले से 5/4 से गुना कीजिएगा तो ये नंबर आ जाएगा। तो इससे ये बात पता चलती है कि अगर मान लेते हैं कि इस तरह की कोई बचत योजना है, तो अपने पिछले वाले नंबर से अगर हम लोग 5/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला वाला नंबर आता है। यानी कि अगर आपको कोई संख्या चाहिए जो कि आगे हो और पीछे वाली संख्या मालूम हो, तो आप क्या करते हैं कि उसमें एक संख्या से गुना कर देते हैं, और इस केस में क्या है, वो संख्या 5/4। तो आपको पिछले वाले संख्या से अगला वाला संख्या प्राप्त हो जाता है। और इसी तरह का हम लोग और भी एग्जाम्पल आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और एग्जांपल दिया गया है, जिसमें दिया गया है बहुत सारे अलग अलग भुजाओं वाले वर्ग दिए गए हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग दिया हुआ है। 1 सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी मान सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जस्ट मात्रक लिखा हुआ है, तो मैं सेंटीमीटर मानता हूँ मात्रक को। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाला अगर वर्ग को देख लें तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई होगी वो बराबर ही होगी 1 सेंटीमीटर। अगर ये 2 सेंटीमीटर वाले भुजा को देखें वाले वर्ग को, तो ये 2 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर वाला ये है बराबर, सबसे बराबर। तो इसमें ये आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर ये दिया गया है मात्रक वर्गों की संख्या क्या होगी अगर वर्ग की भुजा इस तरह से बदल रही हो। तो मात्रक वर्ग हम लोग किसको बोलेंगे, मात्रक वर्ग बोलेंगे वह वर्ग जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर या कोई भी मात्रक में 1 हो, जैसे कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर या इसी तरह का कुछ भी। तो आप देख सकते हैं कि अगर भुजा की लंबाई 1 हो तो उसमें मात्रक वर्गों की संख्या 1 ही है। लेकिन अगर भुजा की लंबाई 2 हो तो उसमें मात्रक वर्गों की संख्या क्या हो गई, आप अच्छे से काउंट करके देखिए, कुल मिला करके आपको 4 मिलेंगी। क्यों, क्योंकि देखिए अगर ये पूरा 2 है तो यहाँ से यहाँ तक 1 हो गया, और उसी तरह से यहाँ तक 1, उसी तरह यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 1 और 1। तो आप देख सकते हैं कि मैं इसको दूसरे कलर से थोड़ा अलग करके दिखाता हूं। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला आप देख सकते हैं कि यह एक मात्रक वर्ग का काम कर रहा है। ठीक है, यानी कि इसके जैसा ही है, ये मात्रक वर्ग है। और उसी तरह से ये भी मात्रक वर्ग हैं, ये भी मात्रक वर्ग हैं, और ये भी मात्रक वर्ग हैं। तो अगर भुजा की लंबाई 1 मात्रक हो तो मात्रक वर्ग की संख्या 1 ही होती है। अगर भुजा की लंबाई 2 मात्रक हो तो उसमें मात्रक वर्ग की संख्या 4 है। और भुजा की लंबाई अगर 3 मात्रक हो तो मात्रक वर्गों की संख्या कुल मिलाकर के 9 हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर इजीली लिस्ट कर सकते हैं कि अगर भुजा की लंबाई 1, 2, 3, 4 इस तरह से हो तो मात्रक वर्गों की संख्या जो हो जाएगी वो किसके किसके समान होती है, स्क्वायर के समान। यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और
4 का स्क्वायर, और इसी तरह से बढ़ता चला जाएगा। अगर कोई मान लेते हैं कि इस तरह से प्रश्न करता है कि अगर मान लीजिए कि वर्ग की भुजा जो है वो 10 मात्रक है, तो उसमें मात्रक वर्गों की संख्या क्या होगी। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर प्रतिरूप देख रहे हैं यानी पैटर्न देख रहे हैं, हम लोग इजिली बता सकते हैं कि उनका जो मात्रक वर्गों की संख्या होगी वह 10 का स्क्वायर होगी। तो यहाँ पर मेन जो समझने वाली चीज है वह यह है कि कहीं ना कहीं इन तरह के प्रश्नों में एक प्रतिरूप छुपा होता है जिसे समझने की जरूरत होती है। और समांतर श्रेणी में हम लोग यही देखेंगे कि एक विशेष तरह का प्रतिरूप होता है, यानी कि पैटर्न होती है, और उसके अनुसार बहुत सारे चीजों को समझना आसान हो जाता है। तो ये हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। तो इस उदाहरण में दिया गया है कि शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपये तब डालती है जब वह 1 वर्ष की हो जाती है। तो मान लेते हैं कि जब शकीला 1 वर्ष की हो गई तो कितना डाला गया, रुपया 100, और प्रति वर्ष इसमें कितने रुपए की वृद्धि की जाती है, 50 रुपये की। तो दूसरे वर्ष उसमें कितना हो गया, दूसरे वर्ष जमा किए होंगे 150 रुपये, फिर 200 रुपये, फिर 50-50 रुपये आप ऐड करते जाइए प्रति वर्ष। तो इस तरह से शकीला के जो प्रथम, ये देखिए ये प्रथम वर्ष के लिए है, ये द्वितीय वर्ष, ये तृतीय वर्ष, ये चौथा वर्ष। तो इसी तरह से वर्ष बढ़ते रहेंगे और पैसे जो जमा हो रहे हैं वो 50-50 रुपये एक्स्ट्रा जमा होते रहेंगे प्रति वर्ष। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक विशेष तरह का प्रतिरूप है कि अगर आपको अगला नंबर चाहिए तो आप क्या करते हैं कि अपने पिछले वाले संख्या में कोई संख्या ऐड कर देते हैं, और यहाँ पर ऐड करने वाला संख्या क्या है, 50। उसी तरह से अगर आप 150 रुपये से 200 पर जाएंगे तो फिर आप 50 रुपये ऐड कर रहे हैं, 200 रुपये से 250 रुपये पर जाते हैं फिर 50 रुपये ऐड कर रहे हैं। तो ये एक तरह का पैटर्न बना रहा है। अब मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैटर्न जो मतलब यहाँ पर बन रहा है, मैं चाहूंगा कि जो भी वीडियो देख रहे हैं इसको अच्छी तरह से समझेंगे कि यहाँ पर जो दिखाया गया है ये खरगोश का युग्म है। ठीक है, तो ये एक खरगोश का युग्म है जो कि अपने पहले महीने में है। तो यह मान लिया गया है कि खरगोश का युग्म जो है अपने पहले महीने में प्रजनन नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन दूसरे महीने के बाद से वह प्रजनन कर सकता है। और यह भी मान लिया गया है कि कोई भी खरगोश का युग्म मर नहीं रहा है। तो अभी जैसे मर नहीं रहा है तो फिर वो अभी प्रजनन मतलब दूसरे महीने से वो प्रजनन करना शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब पहला महीना शुरू होता है तो हमारे पास खरगोश का बस एक युग्म है, लेकिन जब दूसरा महीना शुरू होता है तो भी हमारे पास एक युग्म है, लेकिन अब यह दूसरे महीने में यह खरगोश का युग्म प्रजनन कर सकता है। दूसरे महीने के बीच में या कभी भी ये प्रजनन कर सकता है। इसलिए ये जो रेखा इस तरह से तिरछी दिखाई गई है यह दिखाता है कि यह दूसरे महीने में प्रजनन किया होगा। इसलिए तीसरे महीने के शुरुआत में ये जो है हमारे तीसरे महीने का शुरुआत दिखा रहा है। तो तीसरे महीने के शुरुआत में आप देख सकते हैं कि हमारे पास यह तो खरगोश का युग्म है ही, लेकिन ये जो प्रजनन किया वो भी यहाँ पर है। ठीक है, तो प्रजनन वाले को मैं ब्लू से घेर रहा हूँ यहाँ पर, और ये ओरिजिनल वाला जो है वो रेड का। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले से था वो भी है और एक जो प्रजनन किया वो भी। तो हमारे पास अभी जो युग्म बन गए हैं वो कुल मिलाकर के 2 युग्म हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं महीना भी लिस्ट कर देता हूँ। ये है प्रथम महीना, प्रथम महीने में हम लोगों को एक था युग्म, द्वितीय महीने में एक युग्म ही था, तृतीय महीने में हम लोगों के पास अभी कितना है, 2 युग्म है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो जो महीना बढ़ते चला जाएगा ये तो ये खरगोश का युग्म जो है वो तो इसी तरह से चला आएगा, लेकिन फिर से ये प्रजनन कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक प्रजनन किया, ये वाली पार्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रजनन किया हुआ है। लेकिन ये जो पहला बार जो इन्होंने यहाँ पर प्रजनन किया था तो ये जो खरगोश का युग्म है अभी वो बस 1 महीने का ही हुआ है, इसलिए इस महीने में शुरुआत में तो नहीं करेगा, लेकिन बाद में जाकर के ये भी प्रजनन कर रहे हैं। देख रहे हैं इस तरह से एक हायरार्की बन रहा है। तो आप इसको मैं चाहूंगा कि इसको एक बार अच्छे तरीके से खुद ही समझने का प्रयास करें। तो आप देख सकते हैं कि ये खरगोश का युग्म तो ऐसे ही चलता चला आ रहा है, लेकिन ये समय समय पर प्रजनन भी कर रहा है, यानी कि दूसरे महीने से, जैसे दूसरे महीने से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्रजनन है, एक यहाँ पर दिखाया गया है,
एक प्रजनन को यहाँ दिखाया गया, एक प्रजनन को यहाँ दिखाया गया। उसी तरह से अगर इस युग्म को देखें तो ये प्रथम महीने में तो नहीं, लेकिन द्वितीय महीने को ऑनवर्ड आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने भी प्रजनन किया है। फिर ये देखिए यहाँ पर जो आ गया है, इन्होंने फिर प्रजनन किया है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि पहला महीना तो प्रजनन नहीं कर सकते, लेकिन द्वितीय महीने से कर सकते हैं। और इसमें अगर आप काउंट करें कि चौथे महीने में कुल मिलाकर के कितने हमारे पास युग्म हैं खरगोश के, तो आपको दिखेंगे 3। पांचवें महीने में अगर युग्म को काउंट करें कि कुल मिलाकर कितने खरगोश हैं, तो 1 2 3 4 और 5। और छठे महीने में अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 8 खरगोश के युग्म हैं। अब यहाँ पर हम लोग अगर खरगोश के युग्म का एक सूची तैयार करें तो आप देखेंगे इस तरह का सूची दिखता है। तो 1, ये वाला 1, फिर 1, फिर 2, 1 1 1 2 3 5 8, तो 1 1 2 के बाद 3 5 और 8, और इसी तरह से खरगोश की संख्या बढ़ती चली जाएगी। हम लोगों ने मान लिया है कि खरगोश अभी मर नहीं रहे हैं और 1 महीने के बाद यानी दूसरे महीने से वो प्रजनन कर सकते हैं। तो फिर उसके अनुसार हम लोगों ने ज्ञात किया कि खरगोश के युग्मों की संख्या कुल मिलाकर के इतनी हो जाएगी। ध्यान रखिए युग्म में नर और मादा दोनों आ रहे हैं। तो इस तरह से उनके युग्मों की संख्या हो जाएगी। 6 महीने में 8, 6 महीने की शुरुआत में 8 होगी और इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी। अब आप ध्यान से अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो इसमें आप देख पाएंगे कि प्रथम महीना जस्ट 1, द्वितीय महीना 1 और तृतीय महीने जो है 2। इस तृतीय महीने 2 को समझा जा सकता है कि अपने जो पिछले वाले 2 महीने थे उन दोनों का योग, और उसी तरह से 3 को हम लोग समझ सकते हैं कि ये 1 और 2 का योग है। उसी तरह से 5 को समझ सकते हैं कि ये 2 और 3 का योग है, और उसी तरह 8 को समझ सकते हैं कि 3 और 5 का योग है। तो इससे आप ये पता कर सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि कोई आदमी पूछता है कि यहाँ पर क्या होगी, यानी कि 7वें महीने के शुरुआत में खरगोश युग्म की संख्या क्या होगी, तो हम लोग इजिली इस चीज को बता सकते हैं। और कैसे? जस्ट इसको हम लोग एक प्रतिरूप, जो कि हम लोग यहाँ समझने का प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिरूप क्या होता है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये पैटर्न देखा कि आने वाला नंबर जो होगा, यानी कि अगला जो संख्या आने वाली होगी, वह अपने पिछले 2 संख्याओं के योग के बराबर है, जो कि यहाँ से यहाँ तक में हम लोगों ने देखा है। यहाँ से यहाँ तक तो वही प्रतिरूप को पालन कर रहा है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर चाहिए कोई संख्या, तो हम लोग क्या करेंगे कि इससे पिछले आने वाले 2 संख्या जो है उन दोनों का योग कर देंगे, यानी कि 5 और प्लस 8, और ये आएंगे 13। तो यहाँ पर क्या आएगा 13, यानी कि सातवें महीने के शुरुआत में हम लोगों के पास कुल मिलाकर के 13 खरगोश के युग्म होंगे। और इसी तरह से आप देख सकते हैं कि और भी संख्याओं को यहाँ पर भरा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। तो पहले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा कि अगर एक संख्या से दूसरे संख्या पर जाते हैं तो एक निर्धारित राशि को जोड़ना होता है। उसी तरह से अगर आप दूसरे एग्जाम्पल को देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी में जा रहे हैं तो कुछ एक सीमित संख्या घट रही है। फिर तीसरे में हम लोगों ने देखा था कि अगर आप एक संख्या से दूसरे संख्या पर जाते हैं तो आपको एक निश्चित राशि से गुना करना होगा, और वो राशि यहाँ पर थी 5/4। उसी तरह से चौथे एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग एक वर्ग की भुजा से दूसरे वर्ग वाली भुजा पर जाते हैं तो उसमें एकक वर्गों की संख्या जो है वो भुजा के स्क्वायर के टर्म में आती है, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, यानी कि वर्ग के संदर्भ में। उसी तरह से 5वें में हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग एक संख्या से दूसरे संख्या पर जाते हैं तो फिर क्या होता है कि कुछ संख्या को ऐड करना होता है, जैसे 50-50। और ये सभी एग्जाम्पल्स जो हैं वो हमारे नॉर्मल लाइफ से ली गई हैं। उसी तरह से ये खरगोश का जो खरगोश के युग की संख्या है, ये उतना रियलिस्टिक तो नहीं है,
बट फिर भी ये एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसमें यह दिखाया गया है कि आगे आने वाली संख्या अपने पिछले दो संख्याओं के योग के बराबर है। और आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि यह क्यों बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह असल में एक बहुत ही फेमस सीरीज है जिसको हम लोग फिबोनाची सीरीज बोलते हैं, उससे संबंधित है। और उसका प्रकृति में बहुत सारे चीज ऐसे हैं जो कि फिबोनाची सीरीज को फॉलो करते हैं, तो आप वहां पर देखेंगे कि यह बहुत उपयोगी है। तो तत्काल के लिए हम लोग ये समझने का प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से प्रतिरूप या जिसको हम लोग पैटर्न कहते हैं समझा जा सकता है अगर हम लोग चीजों को सूचीबद्ध करें। तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ बहुत सारे चीजों को सूचीबद्ध किया, और आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे, विशेष करके हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी को। तो अभी तो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था जिसमें कि जैसे कि किसी भी संख्या को सूचीबद्ध कैसे करते हैं, और फिर उसमें उस सूची में जो निहित हैं, उस सूची में निहित पैटर्न को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे। आगे हम लोग देखेंगे कि समांतर श्रेणी को कैसे समझ सकते हैं और समांतर श्रेणी में किस तरह के पैटर्न उपलब्ध होते हैं।